हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत में मध्य वर्ग के उदय को समझेंगे। जो मिडिल क्लास था उसे हमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना था। तो मिडिल क्लास क्या है, कैसे इसका उदय हुआ, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। इसकी क्या भूमिका थी, क्या रोल रहा था भारत में, भारत के इतिहास में, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। चलिए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो भारतीय मध्य वर्ग का उदय कैसे हुआ, इसे अगर हमें समझना है तो इससे पहले हमें मध्य वर्ग के उदय को देखना पड़ेगा, जो कि यूरोप में हुआ था। मध्य वर्ग का जो उदय है वो यूरोप में ही स्पेशली देखा गया। तो यूरोप में कैसे इसका उदय हुआ था, इसे समझते हैं। देखिए, यूरोप में भी पहले कोई मध्य मध्य वर्ग हुआ ही नहीं करता था, कोई मिडिल क्लास नहीं हुआ करती थी। क्या था कि पहले सामंत थे, और सामंत के नीचे नीचे थे सबसे, वो थे किसान। ऊपर जो मतलब देखो, एक व्यवस्था बनी हुई थी जिसमें सबसे जो ऊपर लोग थे वो थे सामंत या राजा वगैरह, और जो नीचे की जो क्लास थी उसमें किसान थे, और गरीब किसान, नॉर्मल किसान, और बहुत गरीब किसान, दास किसान जो थे, सब इसमें थे। मतलब ये नॉर्मली थे, बहुत ज़्यादा ये मिडिल क्लास आप इन्हें नहीं कह सकते। और ऊपर कौन था? ऊपर राजा थे, सामंत थे, जिन्हें जमींदार भी आप कह सकते हो। मतलब दो क्लास नॉर्मली थी, एक दो वर्ग थे, एक अमीर और एक गरीब। पहले मिडिल क्लास नहीं था। अब इस पे बहुत सारी डिबेट भी है, लेकिन वो डिबेट को छोड़ते हुए जितना हमें पढ़ना है हम उतना ही पढ़ रहे हैं। तो दो क्लास थी, दो वर्ग थे, लेकिन अब यूरोप में नए मध्य वर्ग का उदय होता है, एक मध्य वर्ग सामने आता है। अब ये क्या आता है, इसे समझिए। अब क्या होता है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है। इसे थोड़ा सा रीड करके मैं आपको बताता हूँ। औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति से पहले वहाँ पर सामंती प्रभुओं का प्रभुत्व था, लेकिन औद्योगिक क्रांति ने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया, जिससे मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और यह उद्योगपति यों व्यापारियों और डॉक्टरों, वकीलों आदि जैसे पेशेवरों से बना था। वे शिक्षित थे और जन्म से के बजाय योग्यता के आधार पर एक सामाजिक संरचना चाहते थे। देखिए दोस्तों, अब औद्योगिक क्रांति हुई थी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो यूरोपीय देश रहे थे, अब उन्होंने उन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बनाया। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी मशीनों का आविष्कार हुआ, काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव कार्य किए गए, क्रिएटिव कार्य किए गए, इनोवेशंस हुए, आविष्कार वगैरह हुए, जिसके तहत वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई। वहाँ पे बड़े बड़े कारखाने खोले गए, और कारखाने में मशीनों के द्वारा एक बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा, जो कि क्रांति थी। ठीक है, बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन हुआ और औद्योगिक क्रांति आई। अब औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, लोग श्रमिक बने। बहुत सारे जो किसान थे, अब उन्होंने मजदूरों के रूप में सेवाएं देनी शुरू की। अब औद्योगिक क्रांति से एक नया नया माहौल खड़ा होना शुरू हुआ। वकील सामने आ गए, कानून व्यवस्था मजबूत होनी शुरू हुई, व्यापारी सामने आ गए, बड़े बड़े उद्योगपति सामने आ गए, डॉक्टर सामने आ गए, अध्यापकों का वर्ग सामने आ गया। कई सारे जो प्रोफेशनल जो काम थे वो सामने आ गए। जैसे कि बैंक एजेंट पहले नहीं हुआ करते थे, वो आ गए, बैंक एजेंट सामने आ गए। कई सारे नए नए वर्ग सामने आए औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। और एक आप बताइए, एक कारखाने में क्या क्या आवश्यकता होती है? श्रमिकों की आवश्यकता होती है, मैनेजर्स की आवश्यकता होती है, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है, लोगों को। फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी खोली गई जैसे जैसे विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति में सिर्फ उद्योगों मतलब औद्योगिक उत्पादन ही नहीं बढ़ा, बहुत कुछ परिवर्तित हुआ। विश्वविद्यालय खोले गए, बहुत सारी ज़रूरतें बढ़ गई। तो सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई सारे काम, नए नए जो वर्क होते हैं वो सामने आ गए। पहले अध्यापकों मतलब जो वकील थे उनकी सलाह की क्या ज़रूरत थी, लेकिन अब उनका पद सामने आ गया। डॉक्टर आ गए, पहले वैद्य जो थे वो डॉक्टर्स बन गए, डिग्री ली जाने लगी। तो अब एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग सामने आया, एक शिक्षित वर्ग सामने आया औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप। पहले औद्योगिक औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने से पहले जो जमींदार लोग थे यूरोप में, जो सामंती व्यवस्था थी, उसमें उन्हीं का प्रभुत्व था, वही सब कुछ थे, उन्हीं का डोमिनेशन था। लेकिन अब उद्योगपति वर्ग सामने आया। इन इन उद्योगपतियों ने कारखानों में अपनी पूंजी लगाई, और वो पूंजी फिर बढ़ती ही गई। दो कारखाने लगाए, दो से चार हो गए, चार से आठ हुए, तो कारखाने बढ़े, और फिर वो उनकी इनकम बढ़ती गई। कई सारे बड़े बड़े व्यापारी सामने आ गए। तो ये सारे जो लोग थे वो नए थे। पहले जमींदारों का प्रभुत्व था, लेकिन अब उद्योगपति और व्यापारियों का महत्व बढ़ा, डॉक्टर्स इंजीनियर्स का महत्व बढ़ गया, अध्यापकों का, पढ़े लिखे लोगों का महत्व बढ़ गया, इनकी संख्या बढ़ गई। और ये जो पढ़ा लिखा वर्ग था ये काफ़ी समझदार था, ये पढ़ा लिखा था, क्योंकि अब इसने कहा जन्म के आधार पर नहीं, हम योग्यता के आधार पर हर चीज़ करेंगे। बात को समझिए।
और ये जो पढ़ा लिखा ये जो वर्ग था, ये जो मिडिल क्लास उभर रहा था, इसी ने स्वतंत्रता की बात की, समानता की बात की और न्याय की बात की। इसी ने कहा कि भाई हमें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और जो व्यापारी वर्ग था भाई उसने साफ तौर पर कहा राजा से, भाई हमें तो स्वतंत्रता होनी चाहिए व्यापार करने की। उद्योगपति वर्ग भी चाहता था भाई हमें कंपटीशन, खुला कंपटीशन हो हमारे लिए, हम सामान लें, सामान बेचें, समानता होनी चाहिए भाई समाज में। सभी ने कहा, पढ़े लिखे लोग थे सब, सब चाहते थे भाई योग्यता जिसके पास है, जो डॉक्टर है, जिसने डिग्री ली है, वही इलाज करेगा, है ना, कोई ऐरा गैरा व्यक्ति ना करे। या फिर यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैं तो भाई पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं किसी गुलामी क्यों सहूँ, और कोई व्यक्ति है जो जन्म के आधार पर ऊपर जा रहा है तो हम उसकी गुलामी क्यों सहें। कोई सामंत वगैरह है तो जन्म के आधार पर उसको प्रॉपर्टी दी जा रही है, तो ये क्या है, ये गलत है। तो अब इसने समानता की, स्वतंत्रता और न्याय की बात की, और इसी से एक नया विचार सामने आया। उद्योगपति मध्यम वर्ग का हिस्सा थे, लेकिन व्यापार और वाणिज्य के विकास के साथ उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया और ये वर्ग पूंजीपति के रूप में सामने आया। अब पूंजीपति वर्ग कहते हैं ना, जैसे कैपिटलिस्ट क्लास जो कि बहुत अमीर है। अब जो अंबानी ले लो, अडानी ले लो, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। हकीकत में कहा जाए तो इनके पास प्रॉपर्टी इतनी है कि इन्हें हम मिडिल क्लास तो कह ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो मिडिल क्लास नहीं है अब ये लोग। तो पहले एक टाइम था ये भी मिडिल क्लास में थे, लेकिन जैसे जैसे इनके पास संपत्ति आई तो ये पूंजीपति बन गए। हालांकि ये सामंत या जमींदार नहीं है, यहाँ पे आप अंतर को समझिए। अब यहाँ पे थोड़ा कंक्लूजन के तहत अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा मध्य वर्ग यूरोप में क्या था, किसका कैसे उदय हुआ। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी, इतनी समझाने के बाद ही अब आपको आगे की बात समझ में आएगी। देखो, अब सिंपल से इसको कंक्लूड करते हैं कम शब्दों में। तो सिंपल सी बात है कि औद्योगिक क्रांति आई यूरोप में, और औद्योगिक क्रांति के कारण कई सारे नया वर्ग, नए नए वर्ग सामने आए। उद्योगपति वर्ग, व्यापारियों का वर्ग, डॉक्टरों का वर्ग और वकीलों का वर्ग, ये अलग अलग समूह सामने आए, और इन्हीं से मिडिल क्लास शुरू हुआ। हालांकि इनमें से बहुत सारे जो मिडिल क्लास के लोग थे वो आगे चलकर कैपिटलिस्ट यानी कि जो सबसे अमीर वर्ग होता है वो बन गए। जो उद्योगपति थे वो पूंजीपति बन गए थे हालांकि, लेकिन हाँ, ये मिडिल क्लास के नए नए लोग थे। तो यूरोप में किस तरह से मिडिल क्लास का उदय हुआ ये आपने देख लिया। सिंपल सा है, एक ही वर्ड है, औद्योगिक क्रांति, से याद रख लो। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में मिडिल क्लास का जन्म हुआ, पढ़े लिखे लोगों का वर्ग सामने आया। ये था मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास ने क्या किया यूरोप में? मिडिल क्लास ने यूरोप में स्वतंत्रता, समानता का सिद्धांत सामने लाया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं भारतीय मध्य वर्ग के उदय की। अब भारतीय मध्य वर्ग क्या था, इसको समझिए आप। भारत में मध्य वर्ग अंग्रेजों द्वारा लाई गई अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का उत्पाद था। भारत का मध्य वर्ग भली भांति शिक्षित था और लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता जैसे पश्चिमी मूल्यों से अच्छी तरह से अवगत था। वे मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत में सरकारी नौकर, वकील, डॉक्टर, छोटे व्यापारी और शिक्षक आदि थे। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है कि भारत में मध्य वर्ग, जो मिडिल क्लास सामने आया, वो कैसे सामने आया? तो भारत में जो मिडिल क्लास था वो अंग्रेज़ों के द्वारा जो शिक्षा से संबंधित जो नीतियां लागू की गई, अब अंग्रेज़ों ने जो भारत को गुलाम बना लिया। अब इसी के तहत कई सारे कई सारी भर्तियां निकाली गई सरकार के द्वारा, और सरकार ने जो एजुकेशन व्यवस्था लागू की थी उसके तहत इस मध्य वर्ग का उदय हुआ। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आया कि भारतीय मध्य वर्ग का उदय अंग्रेजों के द्वारा लाई गई जो शिक्षा प्रणाली थी उससे हुआ था। ऐसा इसलिए समझिए, देखो, अब सिंपल सी बात थी कि जो यूरोपीय विचार थे वो काफ़ी नए थे भारतीयों के लिए। अब भारतीय लोगों ने उसे पढ़ना शुरू किया। अब भारतीय लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो भाई यार समानता के विचार है, यहाँ पे तो स्वतंत्रता, यहाँ पे तो फ्रीडम की बात की जा रही, लिबर्टी की बात की जा रही, स्वतंत्रता की, यहाँ पे तो जस्टिस, न्याय की बात की जा रही है, और हम लोग तो बहुत पीछे हैं। तो अब एक बौद्धिक समुदाय सामने आया भारत में, एक पढ़ा लिखा वर्ग सामने आया। इन्होंने पढ़ाई करनी शुरू की। इसके अलावा सरकार यहाँ पे क्या कर रही थी? सरकार नौकरियाँ दे रही थी जिन लोगों को अंग्रेजी आ रही है, जो लोग पढ़ाई करके, मतलब ट्रेनिंग लेके सरकार के लिए उपयोगी थे, उनको नौकरियाँ दी जा रही थी। इसलिए लोग पढ़ाई कर रहे थे कि भाई पढ़ लेंगे, कुछ सीख लेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी। अब नौकरी वगैरह के लालच में भी लोगों ने पढ़ाई करनी शुरू की। इसके अलावा लोगों ने यूरोप के बारे में जानने के लिए पढ़ाई करनी शुरू की। तो इसी के तहत एक शिक्षित, एक पढ़ा लिखा समुदाय आया सामने, और ये एक मिडिल क्लास था। जैसे कि पहले वकील नहीं थे भारत में, हर चीज़ अलग कॉन्टेक्स्ट में थी, लेकिन पहले जैसे आज व्यवस्था है वकील की, अध्यापक की, तो ये सब ब्रिटेन के टाइम पर ही भारत में आया। जब ब्रिटेन वासी भारत में आए तभी से ये चीज़ें लागू हुई। पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, पुलिस नहीं थी भारत की अपनी,
लेकिन अब पुलिस की व्यवस्था हो गई, तो अब नौकरियां चाहिए थी लोगों को। तो क्या था कि एक अध्यापकों का समुदाय आया, एक वकीलों का समुदाय आया, एक सैनिकों का एक समुदाय आ गया, और दूसरे जो काम थे उस समय, अलग-अलग जो काम थे सरकार के अधीन, उससे संबंधित कई सारे समुदाय सामने आ गए। जो अध्यापक थे, जो प्रोफ़ेसर वगैरह थे यूनिवर्सिटीज़ के, उनका एक समुदाय सामने आया। तो ये सब मिडल क्लास के लोग थे। ये सभी लोग पढ़े लिखे थे, और इन सभी ने भारत में आके कई सारे काम किए थे। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई। मध्य वर्ग ने भारतीयों की चेतना को उचित और प्रस्तुत करने योग्य तरीके से जगाकर भारतीय राष्ट्रवाद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनमें से अधिकांश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे, और इसके अलावा हमारे स्वतंत्रता सेनानी इसी समूह के थे। अब देखिए, भारत में स्वतंत्रता लाने का जो प्रयास किया गया, उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो मध्य वर्ग की ही थी। क्योंकि जो सबसे हाई कास्ट लोग थे, जो सबसे ऊंची जाति, या ऊंची जाति नहीं, जो मतलब सबसे ज़्यादा जो अमीर लोग थे, कौन थे वो? बड़े-बड़े ज़मींदार थे वो रियासतों के मालिक थे, राजा थे। बहुत सारी 500 से भी ज़्यादा तो रियासत थी ना भारत में, तो वो राजा थे। तो उन्होंने तो कुछ ख़ास नहीं किया कदम देश को आज़ाद कराने में, उन्होंने तो कुछ ख़ास कदम नहीं किए। हालाँकि 1857 में हम देखते हैं कि बहुत सारे विद्रोह हुए राजा-महाराजाओं के द्वारा, लेकिन वो अलग चीज़ थी। भारत को आज़ाद कराने के लिए जो सबसे ऊँचा जो तबका था, ऊँचा जो वर्ग था, उसने तो कुछ ख़ास प्रयास नहीं किए। और जो सबसे गरीब है, जो बिल्कुल ही गरीब है, जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, वो क्या कर रहा था? वो कुछ नहीं कर पा रहा था। हालाँकि बाद में जाकर उसने भी पार्टिसिपेट किया आंदोलन में, लेकिन उसने उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो ये मिडल क्लास था, उसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारत को आज़ाद करने में। देखो दोस्तों, भारत को आज़ाद करने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण हाथ था। आप ध्यान से देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन लोग शामिल थे? मैक्सिमम आप देखेंगे मिडल क्लास के लोग ही इसमें शामिल थे, ठीक है? ये मिडल क्लास पढ़ा लिखा था, इसको समझ थी, इसको पता था कि हमें अपने देश को आज़ाद करना है। राजा राम मोहन रॉय वगैरह के पास हालाँकि प्रॉपर्टी थी काफ़ी, लेकिन ये मिडल क्लास की श्रेणी में, एक पढ़े लिखे की श्रेणी में आ रहे थे। इनका देखो, इन सभी को पता था कि भारत को में अगर हमें स्वतंत्रता लानी है, आज़ादी लानी है, तो हमें भारतीयों को पहले सभ्य बनाना पड़ेगा। सभ्य का मतलब, हमें जो समाज में बुराइयां हैं, सभ्य तो था भारत, ऐसा नहीं है, लेकिन समाज में जो बुराइयां हैं उसको हटाना पड़ेगा। समाज सुधार शुरू किया किसने? मध्य वर्ग ने ही। देश की स्वतंत्रता में एक जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो मध्य वर्ग ने ही निभाई। अब हम इसकी थोड़ा से इस इतिहास में, भारत के इतिहास में आखिर इस मध्य वर्ग की क्या भूमिका है, इसको देख लेते हैं। प्रारंभ में इसने ब्रिटिश शासन के सुदृढ़ीकरण में योगदान दिया। अब ये जो मध्य वर्ग था, मिडिल क्लास के लोग थे, इसने ब्रिटेन के शासन को मजबूत बनाने में, भारत में ब्रिटेन के शासन को मजबूत बनाने में काफ़ी योगदान दिया। पहले जो टीचर्स वगैरह थे, उन्होंने नौकरियां कब छोड़ी? जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, जब कई सारे भारत छोड़ो आंदोलन हुए, तब जाकर ना यूनिवर्सिटी में काम करने वाले प्रोफेसर्स ने और वकीलों ने कई सारी वकील नौकरियां छोड़ी। हालांकि बहुतों ने नहीं छोड़ी अपनी नौकरियां, लेकिन कई सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ी। और जो उन्हें सम्मान दिया गया था, उसको सरकार को वापस कर दिया, जो उपाधि दी गई थी, जो मेडल दिए गए थे। इसके अलावा कहने का मतलब मेरा ये है कि इससे पहले जब आंदोलन वगैरह नहीं हो रहे थे, तो उससे पहले देखा जाए शुरुआती दौर में, तो ये जो मिडिल क्लास था, जो पढ़ा लिखा तबका था, उसने सरकार की मदद की। कि सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, और हमें सरकार से जो मिल रहा है ठीक है। उसने सरकार की मदद करने का प्रयास किया, और देश में ब्रिटेन के शासन को मजबूत करने में सरकार का योगदान दिया था उस समय। अब इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ, अब यही मध्य वर्ग जो कि पहले ब्रिटेन की सरकार का समर्थन कर रहा था, मतलब ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत काम कर कर ब्रिटेन के शासन को मजबूत कर रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे समझ विकसित हुई, जब लोगों की संख्या बढ़ी, तो इसी मध्य वर्ग ने आगे चलकर ब्रिटेन के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष छेड़ दिया, आंदोलन किए, और देश को आज़ाद कराने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा इसने देश के भीतर समाजवादी संघर्ष शुरू किया। समाजवादी संघर्ष का मतलब है जाति प्रथा का विरोध। किसके द्वारा शुरू किया गया? ये जो पढ़ा लिखा तबका था, मिडिल मध्य वर्ग का ये जो तबका था, जिसने यूरोपीय विचारों से प्रभावित होकर कई सारी बातें कही और कई सारे विरोध किए, तो समाजवादी संघर्ष शुरू किया। जाति प्रथा हो गई, समाज में जो बुराइयां थी उसका विरोध किया इसने। देश का विभाजन किया, एक महत्वपूर्ण चीज कही जा रही है, देश का विभाजन।
यहाँ पे आप इसे इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि जो देश की आज़ादी का जो मुद्दा था, उसमें कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, देश किन्हें सौंपा जा रहा था आज़ाद होने के बाद। मेन लोग तो यही थे, नेहरू जी थे, गांधी जी थे, वल्लभ जी जो वल्लभ भाई पटेल थे, और दूसरे प्रमुख लोग थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो ये लोग कौन थे? ये लोग वकील वगैरह थे, पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास में आते थे ये लोग। तो इन इसको समझिए आप, ठीक है। तो और इन्हीं लोगों ने आपस में बैठकर फिर बातचीत के जरिए देश का विभाजन किया। हालांकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समर्थन किया था इसका, लेकिन उसे समर्थन करना पड़ा आगे चलकर। लेकिन फिर भी जो विभाजन हुआ वो इन लोगों के द्वारा ही तो किया गया देश का। स्वतंत्र भारत के बाद नियोजित सामाजिक परिवर्तन के पीछे यह मुख्य शक्ति बन गया। अब हम पाकिस्तान बांग्लादेश को हटाकर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये जो मिडिल क्लास था भारत का, उसने एक नियोजित, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग भारत के विकास को बढ़ावा देने का काम किया, और मुख्य शक्ति यही था जिसने भारत को मजबूती दी, एक प्लानिंग करके भारत का विकास किया जाए या परिवर्तन किया जाए। ब्रिटेन नए मध्य वर्ग के माध्यम से, अब यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। भूमिका, अब यहाँ पे थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट शुरू हो रहा है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ब्रिटेन नए मध्यम वर्ग के माध्यम से भारत में आधुनिकीकरण के मुख्य एजेंट बन गए। भारतीय समाज में मध्य वर्ग द्वारा उत्पन्न परिवर्तनों को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बढ़ावा दिया गया था। भारतीय बुद्धिजीवियों को आधुनिक पश्चिम का परिचय अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही प्राप्त हुआ था। अंग्रेजी नए अभिजात वर्ग के लिए आकर्षण का एक केंद्र बन गई। देखिए दोस्तों, ये जो मध्य वर्ग था भारत में, ये जो मध्य वर्ग था, नए मध्य वर्ग के माध्यम, ये जो आधुनिकीकरण किया गया, ये मध्य वर्ग के द्वारा ही किया गया। जो आधुनिक विचार थे वो कौन लाया भारत में? तो ये मध्यम वर्ग जो था, मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, उन्होंने ही आधुनिकीकरण का दौर भारत में लाया। मतलब ये मुख्य एजेंट बन गए। इन्होंने ही जाति प्रथा का विरोध किया। इन्होंने यूरोप में देखा कि अरे यार, यूरोप में तो भले ही थोड़ी बहुत बुराइयां हैं लेकिन ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, वो कितना आगे बढ़ रहे हैं हमसे। तो इन्होंने बात को समझा। कई सारे जो महान लोग थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय वगैरह हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, तो इन्होंने आधुनिकीकरण का प्रयास किया भारत में। तो यही एक मुख्य एजेंट के रूप में इन्होंने काम किया आधुनिकीकरण के। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भी मध्य वर्ग को बढ़ावा दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अंडर में कई सारे कर्मचारियों की आवश्यकता थी जो पढ़े लिखे हों, जो ट्रेनिंग फुल हों। और ये जो भारतीय बुद्धिजीवी थे उनको अंग्रेजी के माध्यम से ही पश्चिम का ज्ञान हुआ, इसलिए इन्होंने अंग्रेजी को पढ़ा या अंग्रेजी को बढ़ावा दिया। हालांकि स्थानीय भाषा पर भी इन्होंने जोर दिया था। अंग्रेजी जो नया अभिजात वर्ग, जो नया अमीर वर्ग उभर रहा था, हालांकि मध्य वर्ग था पहले, फिर अमीर वर्ग, ये मध्य वर्ग में कई लोग अब अमीर वर्ग भी उभर रहे थे, और जो पहले से अमीर वर्ग था, तो अंग्रेजी को लेकर इसके बीच एक आकर्षण, एक अट्रैक्शन पैदा हुआ था। मध्यम वर्ग अपने सभी विशिष्ट अंतर्विरोधों के बावजूद निसंदेह विशेष रूप से विकास के पश्चिमी विक्टोरियन अंग्रेजी मॉडल का अनुसरण करते हुए भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करना चाहता था। यह प्रगति और समानता के पश्चिमी उदारवादी विचारधाराओं से काफ़ी प्रभावित था। देखिए दोस्तों, भले ही मध्यम वर्ग में आपस में कई सारे अंतर्विरोध थे, कई सारी चीज़ें थी, संदेह था, लेकिन फिर भी ये जो मध्यम वर्ग था, ये यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली जो ब्रिटेन का जो आधुनिकीकरण का जो मॉडल था, जो आधुनिक वो बन रहे थे या जो विकास हो रहा था वहाँ पर, विकसित जो चीज़ें हो रही थी वहाँ पर, उसके तहत, उसी का सहारा लेते हुए ये भारत, जो मध्यम वर्ग था, वो भारत को भी आधुनिक बनाना चाहता था। और जो यूरोप में जो उदारवादी विचार फैले हुए थे, स्वतंत्रता, समानता, न्याय के ये जो विचार थे, जो उदारवादी विचार थे, इसको ये बढ़ावा देना चाहता था और इससे प्रभावित था। इंग्लैंड में संजोए गए मूल्य भारतीय आध्यात्मिकता के विपरीत भौतिकवादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्य और पारंपरिक भारतीय सामूहिकतावादी अभिविन्यास के विपरीत व्यक्तिवाद, यहाँ व्यक्तिवाद होगा, व्यक्तिवाद इस वर्ग की एक और रुचिपूर्ण विशेषता यह है कि अधिकांश सामाजिक सुधार इसी वर्ग से शुरू हुए। हालांकि हम इन सभी सुधारों के पीछे उनके अच्छी आकांक्षाओं से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उनमें भारतीय लोगों के सामूहिक जीवन की पर्याप्त समझ का अभाव था जिसे वे बदलना चाहते थे।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी-सी नोट्स में, इस वाले नोट्स में थोड़ी-सी गड़बड़ी लग रही है मुझे, थोड़ी-सी गड़बड़ी, लेकिन यहाँ पे एक लाइन बिल्कुल साफ़ है कि ये जो मध्यम वर्ग था, इसने ही भारत में सुधार करना शुरू किया। ठीक है? भारत में जो ये सुधार वगैरह हुए, सामाजिक सुधार वगैरह किए गए, इसमें महत्वपूर्ण जो योगदान दिया वो मध्य वर्ग का ही था। ठीक है? मध्य वर्ग के द्वारा ही भारत में कई सारे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सुधार किए गए। हालाँकि ये भी कहा गया कि कहीं पर इसमें भारतीय लोगों की सामूहिक इच्छा का अभाव भी देखा गया। कहीं-कहीं पर इसने पूरी तरह भारतीय विचारों को व्यक्त नहीं किया। लेकिन फिर भी एक भारत को एक नए समाज में कन्वर्ट करने का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है, वो किसने किया? वो भारत के मध्य वर्ग ने ही किया। ये मध्य वर्ग ही था जो पहले प्रभावित हुआ यूरोपीय विचारों से, और फिर यूरोपीय विचारों के आधार पर भारत में भी लोगों को स्वतंत्रता, समानता देने की बात इसने की। इसने बात की कि भारतीय लोगों के पास भी कई सारे अधिकार होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, और आज हमने मध्य वर्ग के टॉपिक को पूरी तरह कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं, अगर आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है मध्य वर्ग से, तो ये सारे टॉपिक आप वहाँ पर लिखोगे, जितनी भी बातें यहाँ पर पढ़ाई गई हैं, और आप बनाकर भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।